नमस्कार दोस्तों। टेक गुरु बीबी विकास यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे AWS D1.1 इन हिंदी एंड अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चरल वेल्डिंग कोड स्टील। दोस्तों, सेशन शुरू करने से पहले आपको बता दें कि AWS D1.1 इंस्पेक्शन चैप्टर का ये 5वां सेगमेंट है। दोस्तों, इसमें सेगमेंट से पहले हम 4 सेगमेंट में छोटे छोटे सेगमेंट में वीडियो बना करके आप लोग के बाद बीच में हम शेयर कर चुके हैं। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि जो हमने अभी तक जो डिस्कशन किया है उसमें हम विजुअल एक्सेप्टेंस, RT एक्सेप्टेंस और UT एक्सेप्टेंस, MT और PT एक्सेप्टेंस के क्राइटेरिया को पार्ट C में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, हम जिक्र कर चुके हैं। तो ये 5वां सेशन है दोस्तों AWS D1.1 इंस्पेक्शन का, और इस सेशन में हम बात करेंगे NDT प्रोसीजर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, विदाउट डिले आप शुरू करते हैं। प्रोसीजर, NDT प्रोसीजर द NDT procedure are described in this code have been in use for many years and provided the reasonable assurance of field integrity. However, it is appear that some user of the code incorrectly consider each method capable of detecting all unacceptable discontinuity. User of the code should become familiar with all limitation of NDT method to be used, particularly the inability to detect and characterize the planar discontinuity with a specific orientation. The limitation and complementary use of each method are explained in the latest edition AWS B1.10 Guide for Non-Destructive Examination of Build। दोस्तों, इसमें हम जैसा कि हमने बताया इसमें प्रोसीजर के हम बात करेंगे। साथ में आपको बता दें कि जो भी NDT प्रोसीजर है या NDT मेथड है उसका सम लिमिटेशन है। कुछ पार्टिकुलर डिफेक्ट को पार्टिकुलर लोकेशन पे हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं उससे, इसीलिए सबका क्या है, कुछ लिमिटेशन है। द लिमिटेशन जो कि है लेटेस्ट एडिशन AWS B1.10 में जो लिमिटेशन है उसको डिस्क्राइब किया गया है AWS B1.10 पे। फर्दर हम आगे कभी वीडियो बना करके आप लोग के बीच में हम शेयर करेंगे। फिलहाल हम AWS D1.1 को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं RT का, तो when RT is used, the procedure and technique shall be conformance with part E of this section। दोस्तों, हमें ध्यान रखना है कि AWS अगर हम फॉलो कर रहे हैं D1.1 स्ट्रक्चरल फैब्रिकेशन के लिए और वेल्ड एग्जामिनेशन हमें करना है, तो हमें प्रमुख रूप से जो टेबल है और जो भी डिस्क्रिप्शन है टेबल का एटलीस्ट हमें ध्यान में रखना चाहिए, और ताकि हमें पता चले कि एटलीस्ट कि कहाँ से प्रोसीजर दिया हुआ है, किसका क्या एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है। तो दोस्तों, आपको बता दें जो इंस्पेक्शन चैप्टर में हमने रिक्वायरमेंट जो है इंस्पेक्शन चैप्टर है ये क्लॉज 6 की अगर बात करें तो इसमें जो भी NDT प्रोसीजर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया अगर पार्ट ए विजुअल एग्जामिनेशन और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया की NDT एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया और विजुअल एग्जामिनेशन की बात करें दोस्तों, तो पार्ट C में मेंशन किया हुआ है। AWS D1.1 इंस्पेक्शन पार्ट C में आप NDT का जो NDT के साथ विजुअल एक्सेप्टेंस जो क्राइटेरिया है वो पार्ट C में मेंशन किया हुआ है। दोस्तों, अगर पार्ट D की बात करते हैं तो इसमें प्रोसीजर मेंशन किया हुआ है। सिमिलरली हम पार्ट E, पार्ट F, पार्ट E में अगर हम बात करेंगे तो RT के रिलेटेड मेंशन किया हुआ है। F में अगर बात करते हैं तो UT के रिलेटेड बात किया हुआ है। तो मोरलेस हमें ध्यान में रखना है कि एक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है किस मेथड का, तो कहाँ से हमें एग्जामिन करना है और किसको लेकर के चलना है, उसका रेफरेंस टेबल क्या है, ये हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों, अगर RT की बात करें तो RT पार्ट E में जो कॉन्फॉर्म प्रोसीजर एंड टेक्निक जो हम बात करेंगे पार्ट E में करेंगे, यानी D के बाद इसके आगे हम डिस्क्राइब करेंगे RT टेक्निक के बारे में। अगर रेडिएशन इमेजिंग सिस्टम की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो व्हेन एग्जामिनेशन इज परफॉर्म यूजिंग रेडिएशन इमेजिंग सिस्टम द प्रोसीजर एंड टेक्निक शैल बी कॉन्फॉर्मेंस विद द पार्ट G ऑफ दिस सेक्शन। अगर रेडिएशन इमेजिंग सिस्टम से अगर RI सिस्टम से अगर RT का को फॉलो करते हैं दोस्तों, सॉरी
रेडिएशन इमेजिंग सिस्टम से अगर वेल्ड का इंस्पेक्शन होता है तो पार्ट जी में उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, पार्ट ई, डी, ई, एफ, जी में एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे। अगर यूटी की बात करते हैं दोस्तों, तो जो यूटी टेक्निक और प्रोसीजर दिया हुआ है पार्ट एफ में दिया हुआ है, ठीक है। अगर एमटी की बात करें दोस्तों, तो वी एन एम टी यूज प्रोसीजर एंड टेक्निक शैल बी कॉन्फॉर्मेंस विथ ASME E709 एंड स्टैंडर्ड acceptable shall be conformance with clause 6 part C of this code whichever is applicable। तो दोस्तों पार्ट सी क्लॉज 6 पार्ट सी मतलब पार्ट सी क्लॉज 6 में जो है इस चैप्टर का पार्ट सी है, उसको ऑलरेडी हमने बताया आपको, विजुअल एंटिटी का जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया नॉर्म है उसमें मेंशन किया हुआ है, वहाँ से हमें एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया मिलेगा। अगर दोस्तों पीटी की बात करते हैं तो फॉर डिटेक्टिंग डिसकंटिन्यूटी शैल बी ओपन to the surface PT may be used। The standard method for set forth in the E165 shall be used for PT inspection and the standard of acceptance conformance with the clause 6 part C of this code whichever is applicable। तो दोस्तों MT के लिए हम बात किए तो भी क्लॉज 6 पार्ट सी, PT के लिए बात करते हैं तो को भी क्लॉज 6 पार्ट सी, बट हमें ध्यान रखना है कि जो प्रोसीजर है कॉन्फॉर्मेंस होगा, अगर एमटी की बात करें तो E709 होगा, ASTM E709 होगा, और पीटी की बात करते हैं तो ASTM E165 होगा। तो दोस्तों साथ में बात करेंगे हम अभी पर्सनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो पर्सनल क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करते हैं दोस्तों तो AS&T का क्या रिक्वायरमेंट है, तो पर्सनल परफॉर्मिंग एनडीटी other than visual shall be qualified in conformance with the current edition of AS American Society for Non-Destructive Testing recommended practice ASNT TC1A individual who perform NDT shall be qualified for। तो दोस्तों जो विजुअल के अलावा अगर विजुअल इंस्पेक्शन करना है तब तो ठीक है, कोई क्वालिफिकेशन का के लिए कोई स्पेशल जिक्र नहीं किया हुआ है, बट अदर देन पर्सनल अदर देन विजुअल की अगर बात करें तो क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए उस पर्सनल का एनडीटी होना चाहिए। अमेरिकन सोसाइटी फॉर एनडीटी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का रिकमेंडेड जो प्रैक्टिस नंबर ASNT TC1A से परफॉर्म होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए। तो एनडीटी लेवल 2 होना चाहिए, या फिर अगर एनडीटी लेवल 1 है तो उसको NDT लेवल 2 के अंदर काम करना चाहिए। अगर NDT लेवल 2 है तब तो ठीक है, इंडिपेंडेंट हो कर सकता है, बट NDT लेवल 1 है तो NDT लेवल 2 के अंदर वो काम करेगा। अगर सर्टिफिकेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो सर्टिफिकेशन ऑफ लेवल 1 एंड लेवल 2 इंडिविजुअल शैल बी परफॉर्म्ड बाय लेवल 3 इंडिविजुअल हु हैज सर्टिफाइड बाय द अमेरिकन सोसाइटी फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और has addition training experience and successfully passed the written examination described in ASNTC 1A। तो या फिर नॉन डिस्ट्रक्टिव अमेरिकन सोसाइटी ऑफ फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, या फिर ASNTC 1A का जो थर्ड लेवल 3 का जो पर्सनल होगा वो पर्सनल NDT लेवल 2 और NDT लेवल 1 और 2 का को क्वालिफाई कराएगा, ठीक है। एग्जाम्शन ऑफ QC1 रिक्वायरमेंट की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो पर्सनल परफॉर्मिंग एनडीटी अंडर हैज प्रोविजन 6.14.6 नीड नॉट बी क्वालिफाइड एंड सर्टिफाइड अंडर द प्रोविजन ऑफ AWS QC1। अगर बात करते हैं एग्जाम्शन क्या, तो जो प्रोविज़न है 6.0 नीड क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है अंडर सर्ट प्रोविज़न ऑफ QC1 के अंतर्गत। अगर एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग की बात करते हैं दोस्तों, तो इन्फॉर्मेशन फर्निश टू द बाइडर शैल विल क्लैरिटी आइडेंटिफाइड एक्सटेंट ऑफ एनडीटी ऑफ वेल टू बी टेस्टेड। अगर एनडीटी टेस्टिंग की बात करते हैं तो जो भी बेडर है सेल उसमें या फिर जो भी बीडर है उसमें क्लियरली जो एनडीटी का रिक्वायरमेंट है, कितना रिक्वायरमेंट है, किस कैटेगरी का रिक्वायरमेंट है, किस लोकेशन पर रिक्वायरमेंट है, वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए। तो दोस्तों अगर हम टेस्टिंग की बात करते हैं तो फुल टेस्टिंग की अगर बात करते हैं तो वेल्ड ज्वाइंट रिक्वायरिंग टेस्टिंग बाय कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन शैल बी टेस्टेड फॉर दियर फुल लेंथ अनलेस पार्शियल और स्पॉट टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड। अगर टेस्टिंग की बात करते हैं तो फुल टेस्टिंग मेंशन किया हुआ है तो हमें फुल टेस्टिंग करना है,
लेकिन अगर पार्शियल टेस्टिंग मेंशन है तो क्या करेंगे दोस्तों, तो व्हेन पार्शियल टेस्टिंग इज स्पेसिफाइड द लोकेशन एंड लेंथ ऑफ वेल्ड और कैटेगरी ऑफ वेल्ड टू बी टेस्टेड शैल बी क्लियरली डेजिनेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट। अगर पार्शियल टेस्टिंग की बात करते हैं दोस्तों, तो जो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि जो कैटेगरी किस एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है उसका, किस कैटेगरी का वेल्ड है, उसको किस लेवल से एक्सेप्ट करेंगे, सब क्लियरली मेंशन होना चाहिए। या फिर लेंथ, लोकेशन, लेंथ सब मेंशन होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में। अगर स्पॉट टेस्टिंग की बात करते हैं दोस्तों, तो व्हेन स्पॉट टेस्टिंग इज स्पेसिफाइड, अगर स्पॉट टेस्टिंग स्पेसिफाइड किया हुआ है तो द नंबर ऑफ स्पॉट इन ईच डेजिनेटेड कैटेगरी ऑफ वेल्ड ज्वाइंट to be tested in stated length of weld or designated segment of the weld shall be included in the information furnished in the binder। जो भी स्पॉट टेस्टिंग की बात करते हैं दोस्तों, तो फुल लेंथ में कितना स्पॉट लेना है, ये सब मेंशन होना चाहिए। ईच स्पॉट टेस्ट शैल कवर एटलीस्ट 100 mm ऑफ द वेल्ड। अगर स्पॉट की बात करते हैं तो एक स्पॉट का लेंथ मिनिमम 100 mm, एटलीस्ट 100 mm होना चाहिए। When spot testing reveal indication of unacceptable discontinuity that require repair, the extent of those discontinuities shall be explored. Two addition spot in the same segment of weld joint shall be taken at location away from the original spot। तो दोस्तों अगर एक स्पॉट में प्रॉब्लम आया तो सेम लेंथ का दो उसी वेल्ड में दो पेनाल्टी का प्रोविजन है, 100 mm का 2 पेनाल्टी दिया जाएगा। द लोकेशन ऑफ द एडिशन स्पॉट शैल बी एग्रीड अपॉन बिटवीन कॉन्ट्रैक्टर एंड वेरिफिकेशन इंस्पेक्टर। और जो लोकेशन कौन है, कॉन्ट्रैक्टर और वेरिफिकेशन इंस्पेक्टर उसको डिसाइड करेगा कि कहाँ लेना है। ठीक है। वेन आइदर ऑफ द टू एडिशनल स्पॉट शो डिफेक्ट द रिक्वायर रिपेयर, द इंटायर सेगमेंट ऑफ वेल्ड रिप्रेजेंट बाय द ओरिजिनल स्पॉट शैल बी कंप्लीटली टेस्टेड। If the weld involve more than one segment, two additional spots in each segment shall be tested at location agreed upon by the contractor and verification inspector, subjected to the foregoing interpretation। तो दोस्तों अगर दो स्पॉट निकला और उस दो स्पॉट में भी प्रॉब्लम है, तब तो कोई चांस नहीं है, फुल जो सेगमेंट का जो वेल्डिंग है उसको फुल कंप्लीटली उसे एनडीटी टेस्ट करना पड़ेगा। रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो एनडीटी पर्सनल सेल प्रायर टू टेस्टिंग टू बी फर्निश्ड और है बेसिस रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वेल्ड ज्वाइंट ज्योमेट्री, मटेरियल थिकनेस एंड वेल्डिंग प्रोसेस यूज्ड इन मेकिंग ऑफ वेल्ड मेट। एनडीटी पर्सनल सेल बी अप्रेज्ड ऑफ एनी सब्सिक्वेंट रिपेयर टू बी वेल्ड। दोस्तों तो जो भी एनडीटी इन्फॉर्मेशन का तो बात अगर करते हैं, तो जो एनडीटी जो पर्सनल है उसको वेल्ड का, ज्वाइंट का, मटेरियल थिकनेस का के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ताकि तभी वो एनालाइज कर पाएगा, जो भी डिफेक्ट है उसको एनालाइज कर पाएगा कोई भी एनडीटी का। नेक्स्ट दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और हम पार्ट डी ई की बात करें दोस्तों, तो जैसा हमने बताया कि पार्ट ई जो है वो रेडियोग्राफिक टेक्निक दिया हुआ है पार्ट ई में। तो जैसा हमने बताया, वेन आर टी इज यूज द प्रोसीजर एंड टेक्निक शैल बी कॉन्फॉर्मेंस विथ द पार्ट ई। तो पार्ट ई में क्या है दोस्तों, रेडियोग्राफिक प्रोसीजर एंड परफॉर्मेंस टेक्निक है। तो हम बात करेंगे दोस्तों इस सेगमेंट में आरटी ऑफ ग्रूव वेल्ड इन बट ज्वाइंट में ग्रूव वेल्ड के ज्वाइंट की बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों प्रोसीजर एंड स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो प्रोसीजर एंड स्टैंडर्ड सेट फोर्थ इन पार्ट ई शैल ग्रोन govern आरटी ऑफ द वेल्ड वेन सच इंस्पेक्शन इज रिक्वायर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट एज प्रोवाइडेड इन 6.14। The requirement described here in especially for testing groove weld in butt joint in plate shape and by X-ray gamma ray source. The methodology should conform ASTM EU94 standard recommended practice for radiographic testing, ASTM E142 standard method for controlling quality of radiographic testing, ASTM E747 controlling quality of radiographic testing using wire pentameter, and ASTM E1032 radiographic examination of weldment।
तो दोस्तों जैसा कि प्रोसीजर अगर पार्ट 6.1 में जो भी मतलब कि प्रोविज़न अगर कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में आरटी का है तो किस तरह का आरटी करना है, स्पॉट जैसा कि होता है स्पॉट करना है, फुल लेंथ करना है या पार्शियल करना है या डिस्क्राइब, जो भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वो इस माध्यम से, इस टेक्निक के माध्यम से जो पार्टी में दिया हुआ है उसके अगर अनुसार प्रोसीड किया जाएगा। आइदर वो एक्सरे और गामा रे सोर्स जो होगा, आइदर एक्सरे होगा और गामा रे होगा। मेथोलॉजी की बात अगर करते हैं दोस्तों, आरटी की मेथोलॉजी की, तो ESTM E94 की अगर बात कर दे तो स्टैंडर्ड डे जो रिकमेंडेशन प्रैक्टिस फॉर रेडियोग्राफिक टेस्टिंग के लिए होगा। STM E142 अगर बात करें E142 का तो स्टैंडर्ड मेथड फॉर कंट्रोलिंग क्वालिटी ऑफ रेडियोग्राफी के बारे में है। और ESTM E747 जो रेफरेंस है इसका क्वालिटी ऑफ रेडियोग्राफिक वायर पेंटामीटर के बारे में यूज किया, डिस्क्राइब किया हुआ। और ASTM E1032 जो है वो रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन ऑफ एलिमेंट। जो भी है मेथोलॉजी जो है, हमें इस सब जो डाटा हमने ASTM E94 144 744 1032 ये जो मेथोलॉजी है इसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। वेरिएशन की बात करते हैं दोस्तों, अगर द वेरिएशन इन टेस्टिंग प्रोसीजर इक्विपमेंट एंड एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड में बी यूज अपॉन एग्रीड बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टर एंड ऑनर, सच वेरिएशन इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू द फॉलोइंग। दोस्तों अगर वेरिएशन की बात करते हैं तो जो भी एग्री होगा कॉन्ट्रैक्टर और ऑनर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में उसको हम फॉलो करेंगे, बट कुछ वेरिएशन का लिमिटेशन है जो कि दिया हुआ है WSD 1.1 पार्ट ई में। क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो RT ऑफ फिलेट टी एंड कॉर्नर वेल्ड, चेंज इन सोर्स टू फिल्म डिस्टेंस, अनयूजुअल एप्लीकेशन ऑफ फिल्म, अनयूजुअल होल टाइप और वायर टाइप इमेज क्वालिटी इंडिकेटर एप्लीकेशन, and RT of thickness greater than 150 mm film type density and variation in exposure development and view technique। दोस्तों तो ये जो है में कुछ वेरिएशन है जो कि ये लिमिटेड है, यहाँ पर सच वेरिएशन आर नॉट लिमिटेड। कुछ जो है वेरिएशन उसको चेंज कर सकते हैं, कुछ जो वेरिएशन है उसको नहीं कर सकते हैं। अभी इमेज क्वालिटी इंडिकेटर की बात करेंगे तो उसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं, तो उसमें तो नहीं करेंगे। जितना के लिए जो ज़रूरत है उसको करना ही पड़ेगा। डेंसिटी का जो है अगर बात करते हैं, वेरिएशन, एक्सपोजर, टाइम डेवलपमेंट, ये सब जो टेक्निक है, ये सब कुछ जो प्रोसीज टेक्निक है उसमें तो हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे और RT प्रोसीजर की बात करें हम दोस्तों, तो प्रोसीजर रेडियोग्राफी shall be made using a single source of either X-ray or gamma ray radiation. The radiographic sensitivity shall be judged based on hole type, image or wire type IQI. Radiographic technique and equipment shall provide sufficient sensitivity to clearly delineate the required hole type IQ and the essential hole or wire described in 6.17.7, table number 6.4 and 6.5 and part D and E figure 6.6 and 6.7, identifying letter and number shown clearly in the radiograph। तो दोस्तों जो अगर हम बात करते हैं तो जो पार्ट टेबल नंबर 6 जो रेडियोग्राफी का जो प्रोसीजर है उसमें अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो सफिशिएंट सेंसिटिविटी होना चाहिए, सफिशिएंट उसका जो IQ इमेज क्वालिटी इंडिकेटर जो वायर है, होल टाइप है, वायर पेंटामीटर जो भी यूज कर रहे हैं, वो जो थिकनेस का रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो कि फिगर नंबर अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो टेबल नंबर 6.4 एंड 6.5 में हम आगे जिक्र करेंगे, और जो डिस्क्राइब किया हुआ है 6.17.7 में। तथा पार्ट डी एंड ई की बात करें दोस्तों तो पार्ट डी एंड डी फिगर 6.6 एंड 6.7 में आइडेंटिफाइंग जो है आइडेंटिफिकेशन के लिए लेटर, नंबर एंड सेल फॉलो क्लियरली इन रेडियोग्राफ, मतलब उसमें दिया हुआ है उसके रिक्वायरमेंट को हम ले करके आगे बढ़ेंगे। हम आगे जिक्र करेंगे दोस्तों, ये फ़ोटो इमेज दिया हुआ है, रेफरेंस दिया हुआ है, उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे।
RT shall perform in conformance with all applicable safety requirement। RT क्या होता है, जो भी सेफ्टी रिक्वायरमेंट है दोस्तों उसको कंफर्म करना चाहिए, सेफ्टी रिक्वायरमेंट जो है उसको लेकर करना है। रिमूवल ऑफ रेनफोर्समेंट की अगर बात करें दोस्तों, तो व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट रिक्वायर द रिमूवल ऑफ वेल्ड रेनफोर्समेंट, द वेल्ड शैल बी प्रिपेयर्ड फॉर RT बाय ग्राइंडिंग एज डिस्क्राइब इन 5.24.3.1। अदर वेल्ड सरफेस नीड नॉट बी ग्राउंड और अदरवाइज स्मूथ फॉर पर्पस ऑफ RT अनलेस सरफेस irregularity or the junction between weld and base metal may cause objectionable weld discontinuity to be occurred in the radiograph। दोस्तों अगर रिमूवल ऑफ रेनफोर्समेंट की बात करें तो अगर कॉन्टैक्ट डॉक्यूमेंट में मेंशन किया हुआ है तो जहां हमें RT लेता है उस एरिया को पार्टिकुलर रेनफोर्समेंट को रिमूव कर देना है, जैसा कि डिस्क्राइब किया हुआ है 5.24.3.1। दोस्तों आपको बता दें कि जो 5.24.3.1 है AWSD 1.1 का जो क्लॉज 5 है उसका डिस्क्रिप्शन है फैब्रिकेशन चैप्टर का। आपको हम बता दें कि जो AWSD 1.1 फैब्रिकेशन चैप्टर के ऊपर छोटे छोटे सेगमेंट में वीडियो बना करके आप लोग के बीच में हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं दोस्तों। आप वहाँ से जाइए या फिर आप सॉरी आप वहाँ मेरे चैनल में ऑलरेडी हम इसका लिंक शेयर कर चुके हैं दोस्तों। आप लोगों के बीच में या फिर ग्रुप में आप जाइएगा तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा फैब्रिकेशन चैप्टर का डिस्क्रिप्शन, और वहाँ से आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। अगर बात करते हैं दोस्तों, अगर अदर साइड में वेल्ड जो सरफेस को रेनफोर्समेंट रिमूवर करना है तो ज़रूरी नहीं है, बट कहीं ऑब्स्ट्रक्ट हो, अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो तो उस एरिया में का भी हम कर सकते हैं, रिमूवल कर सकते हैं। अगर टैब की बात करते हैं दोस्तों तो वेल टैब शैल बी रिमूव प्रायर टू RT अनलेस अदरवाइज अप्रूव्ड बाय इंजीनियर। तो वेल टैब जो है वो RT के पहले रिमूव किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले हमें इंजीनियर का अप्रूवल लेना पड़ेगा। स्टील अगर बैकिंग की बात करते हैं, बैकिंग स्टील की बात करते हैं दोस्तों, तो वेन रिक्वायर्ड बाई 5.10 और अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट स्टील बैकिंग शैल बी रिमूव्ड एंड द सरफेस शैल बी फिनिश्ड प्लस बाई ग्राइंडिंग प्रायर टू RT ग्राइंडिंग शैल बी डिस्क्राइब्ड इन 5.24.3.1। तो दोस्तों अगर 5.10 जैसा कि हमने बताया कि आपको फैब्रिकेशन चैप्टर का ऑलरेडी हम बता करके वीडियो आप लोग के बीच में शेयर कर चुके हैं, वहाँ पे जा कर के आपको मिल जाएगा डिटेल, ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। अगर वहाँ प्रोविज़न में मेंशन किया हुआ है तब बैकिंग को निकाल करके पूर्ण रूप से ग्राइंडिंग करके प्लस ग्राइंडिंग करके आगे बढ़ना है, RT के लिए हमें आगे बढ़ना है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों रेनफोर्समेंट का, तो वेन वेल्ड रेनफोर्समेंट और बैकिंग और बोथ इज रिमूव्ड और IQI alternate placement is not used, steel seams which extend at least 3 mm beyond the three sides of the required hole type IQI and shall be placed under the hole type IQI or YQ so that the total thickness of steel between the hole type IQ and film of approximately equal to the average thickness of the weld measured through the reinforcement and the backing। अगर दोस्तों हमें रिमूव नहीं करना है, रेनफोर्समेंट और बैकिंग को रिमूव नहीं करना है, तो उस वे से IQ और 3 mm का एटलीस्ट जो रेनफोर्समेंट अलाउड होता है उसके एटलीस्ट दोनों साइड में जो एटलीस्ट रेनफोर्समेंट के 3 mm का सीम डालना है, सीम और सीम डाल करके जो IQ वायर और होल टाइप और का जो प्लेसमेंट है या फिर इमेज टाइप वायर टाइप का जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करना है हमें। 3 mm अगर रिमूव नहीं करें तो 3 mm का हमें रेनफोर्समेंट के स्टील सीम यूज करना है। रेडियोग्राफी फिल्म की बात करें अगर दोस्तों, तो रेडियोग्राफी फिल्म शैल बी डिस्क्राइब इन ASTM E94 लीड फॉइल स्क्रीन शैल बी यूज एंड डिस्क्राइब इन E94 फ्लोरेसेंट स्क्रीन शैल बी प्रोहिबिटेड। फ्लोरेसेंट स्क्रीन यूज नहीं होगा दोस्तों, जो भी है फॉइल यूज होगा जो ऐसा ASTM E94 में जिक्र किया हुआ है। अगर टेक्निक की बात करते हैं दोस्तों, तो रेडियोग्राफिक शैल बी मेड विथ ए सिंगल सोर्स ऑफ रेडिएशन सेंटर्ड
एट नियर एज प्रैक्टिकेबल विच रिस्पेक्ट टू द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द पोर्शन ऑफ द वेल्ड बीइंग एग्जामिन्ड। तो अगर टेक्निक की बात करें दोस्तों तो सिंगल सोर्स रेडिएशन यूज होगा, नियरेस्ट पॉसिबल, जितना पॉसिबल है जिस एरिया के नज़दीक हमें एग्जामिन करना है पार्ट को, जितना पॉसिबल है उतना नज़दीक से हमें लेना है। ज्योमेट्रिक और शार्पनेस की बात करें दोस्तों तो गामा रे सोर्स रिगार्डलेस ऑफ साइज शैल बी कैपेबल ऑफ मीटिंग द ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस लिमिटेशन ऑफ ASME बॉयलर एंड प्रेशर वेसल कोड सेक्शन 5 आर्टिकल 2। तो ज्योमेट्रिकल अनशार्पनेस की बात करें दोस्तों, अगर गामा रे सोर्स यूज कर रहे हैं तो हमें उसके लिए ASME बॉयल जो है सेक्शन 5 आर्टिकल 2 को डिस्क्राइब करना पड़ेगा, उसे हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो ASME सेक्शन 5 है, इस पर हमने अभी कोई वीडियो नहीं बनाया है, कुछ भी डिस्क्रिप्शन नहीं किया है। हम फ्यूचर में आगे हम बढ़ेंगे धीरे धीरे कर करके, तो उस पे पार्ट पे भी वीडियो बना करके हम आप लोग के बीच में शेयर करेंगे। सोर्स टू सब्जेक्ट डिस्टेंस की अगर बात करते हैं दोस्तों, द सोर्स टू सब्जेक्ट डिस्टेंस shall not be less than the total length of film being exposed in a single plane. The provision shall not apply a panoramic exposure made under the provision 6.16.2। तो सोर्स टू सब्जेक्ट डिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो कितना नहीं होना चाहिए, टोटल फिल्म लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ फिल्म जो एक्सपोज्ड होगा सिंगल प्लेन में, उससे कम डिस्टेंस पे नहीं होना चाहिए। और अदर जो प्रोविज़न यहाँ मेंशन किया हुआ है, जैसे हमने बताया 6.12.2 में जो वेरिएशन है उसको भी हम कंसीडर करेंगे। रेडिएशन अगर हम बात करते हैं दोस्तों सोर्स टू सब्जेक्ट डिस्टेंस से अगर लिमिटेशन की हम बात करें दोस्तों, तो द सोर्स टू सब्जेक्ट डिस्टेंस शैल नॉट बी लेस देन 7 टाइम द थिकनेस ऑफ वेल्ड प्लस रेनफोर्समेंट एंड द बैकिंग इफ एनी नॉर सच दैट द इंटरप्रिटेशन रेडिएशन शैल पेनिट्रेट एनी पोर्शन ऑफ द वेल्ड रिप्रेजेंटेड इन द रेडियोग्राफ एट एनी एंगल ग्रेटर देन 26.5 डिग्री फ्रॉम द लाइन नॉर्मल टू द वेल्ड सर्फेस। तो सोर्स टू सब्जेक्ट डिस्टेंस की अगर हम बात करें, डिस्टेंस लिमिटेशन की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो सोर्स टू सब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है वो जो थिकनेस, जो वेल्ड थिकनेस है इंक्लूडिंग रेनफोर्समेंट का जो 7 टाइम है, अगर मल्टीप्लाई करें तो प्लस बैकिंग रेनफोर्समेंट की बात करें इंक्लूड करके, उससे 7 गुना से या कम नहीं होना चाहिए। अगर बात करते हैं दोस्तों सोर्स का, तो एक्स यूनिट की अगर गामा एक्सरे की बात करें दोस्तों, तो एक्सरे जो होता है 600 kbp मैक्सिमम एंड इरेडियम 192 में बी यूज एज ए सोर्स फॉर ऑल RT प्रोवाइडेड दैट डिटेक्ट पेनिट्रेशन एबिलिटी। Cobalt 60 shall only be used as a radiographic source when the steel being radiographed exceeds 65 mm in thickness. Other radiographic source may be used with the approval of the engineer। तो दोस्तों अगर बात करें एक्सरे यूनिट का, तो से 600 kbp मैक्सिमम और इरेडियम 192 हम यूज करेंगे। ऑल जो भी है पेनिट्रेशन एबिलिटी ऑल प्रोवाइड जो डिटेक्ट पेनिट्रेशन एबिलिटी के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। लेकिन अगर हम थिकनेस की बात करें दोस्तों, तो अगर थिकनेस 65 mm 65 mm से अगर ज़्यादा एक्सीड करता है, तो उस केस में जो सब्जेक्ट का जो थिकनेस है 65 mm से ज़्यादा इंक्रीज करता है, तो उस केस में कोबाल्ट 62 ही अप्लाई होगा। अदर अगर रेडियोग्राफिक सोर्स को यूज करते हैं तो इससे पहले हमें इंजीनियर का अप्रूवल लेना पड़ेगा। अदरवाइज बिलो 65 एक्सरे यूनिट यूज करेंगे 600 kbp मैक्सिमम और इरेडियम 192। लेकिन अगर 65 mm से ऊपर की बात, 65 mm उससे बात की आती है, तो उस समय कोबाल्ट 60 की यूज होता है। अगर अदर करना है तो हमें अप्रूवल लेना पड़ेगा। नेक्स्ट दोस्तों अगर आई सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट की बात करें दोस्तों, तो IQ शैल बी सिलेक्टेड एंड
placed on the weldment in the area of interest being radiographed as shown in figure table 6.6. When a complete circumferential pipe weld is radiographed with a single exposure and the radiation source is placed at the center of the curvature, at least 3 equal space I shall be placed. Steel backing shall not be considered as part of weld or weld reinforcement in IQI selection. तो दोस्तों अगर IQI सिलेक्शन की बात करें तो टेबल नंबर 6.4 को हम रेफ़र करें, 6.6 को रेफ़र करेंगे, आगे हम जिक्र करेंगे टेबल नंबर 6.6 को। और जो IQI सिलेक्शन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो उसमें हम क्या कंसीडर करेंगे, इसमें IQI सिलेक्शन की अगर बात करें तो उसमें हम वेल्ड रेनफोर्समेंट को कंसीडर करेंगे, सरकमफ्रेंस रेडियोग्राफी, और उसमें जो अगर पाइप की बात करें तो वो 3 जगह पर हमको प्लेसमेंट करना पड़ेगा, एटलीस्ट 3 इक्वल स्पेस पे हमें यूज करना पड़ेगा। और जो स्टील बैकिंग अगर रीच किए हैं तो पार्ट ऑफ वेल्ड एंड रेनफोर्समेंट को नहीं हम वहाँ से कंसीडर किया जाता है IQI सिलेक्शन। तो दोस्तों हम इस सेशन को यहीं हम ख़त्म करेंगे। टेक्निक नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे, टेक्निक से लेकर के शुरू करेंगे। मेरा हमेशा यही ध्यान रहता है कि जो है सेशन बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, लंबा हो जाने पे प्रॉब्लम होता है, एक बार में कोई भी ध्यान नहीं जा पाएगा। तो चलिए दोस्तों इस सेशन को हम एंड करते हैं यहीं पे, और अगले में सेशन में हम टेक्निक के बारे में डिस्कस करते हैं। तब तक ले ओके, बाय बाय, थैंक यू।